आज के क्लास में सन 2005 में नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया गया था उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो 2005 में किस प्रकार का क्वेश्चन था और उसे कैसे बनाना था आज ये वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसे देखिए और समझिए। 61 3 घंटियाँ एक साथ 8:30। आप लोग जो पेपर है उसमें 8:35 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8:35। ओके। पूर्वाह्न किसे बोलते हैं? सुबह। हाँ, पूर्वाह्न किसे बोलते हैं? सुबह। ठीक है, तो 8:35 सुबह को 3 घंटी एक साथ बजती है। यदि वे तीनों क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 18 सेकेंड के बाद बजती हैं तो वे तीनों एक साथ फिर कितने बजे बजेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तीनों घंटी का अंतराल है, अलग अलग समय में तीनों घंटी बज रहा है और ये तीनों एक समय में एक साथ कब बजेगी यह जानने के लिए इसके अंतरालों का निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, इनके अंतरालों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास नंबर है 12, 15 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों नंबर डिवाइड हो जा रहा है 3 से। ये 4 टाइम में, 5 टाइम में, 6 टाइम में, और 4 और 6 डिवाइड हो जा रहा है 2 से। 4 2 टाइम में, 5 नहीं हुआ तो सेम लिखो, 6 हो जाएगा 2 से 3 टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर से हम नीचे वाली नंबर ले लेते हैं, पहले ऊपर का नंबर ले लेते हैं। 3 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180। ओके, तो यहाँ से एलसीएम निकालना सीख रहे हो, मतलब अभी आपने क्या सीखा? एलसीएम निकालना। ओके, अब ये जो एलसीएम नंबर मिला है 180, उसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है 180 सेकेंड है। क्यों सेकेंड है? क्योंकि आप एलसीएम किसका निकाले हो? घंटी के अंतरालों का, है ना। तो घंटी जो बजने का अंतराल कितना है? 12 सेकेंड। तो सभी घंटी बजने का जो अंतराल है सेकेंड में है, तो 180 क्या कहलाएगा? सेकेंड। 180 क्या कहलाएगा? सेकेंड। ठीक, सेकेंड जब 60 सेकेंड से बड़ा है, 60 सेकेंड हो गया या उससे ज़्यादा सेकेंड हो गया तो वह मिनट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मिनट में। तो 180 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 सेकेंड से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है। ठीक, तो 180 सेकेंड में कितना मिनट होगा? तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल, इसके टेबल में 18 3 टाइम में, तो 3 क्या बना? मिनट। 3 क्या बना? मिनट। ओके, तो तीनों घंटी अगली दफ़ा कब एक साथ बजेगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 मिनट को स्टार्टिंग में तीनों घंटी जितने समय बजा था उसमें ये 3 मिनट को ऐड करना है। तो फर्स्ट टाइम बजा था 8:35 में। ठीक है, और अगली दफ़ा बजेगा 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट के बाद फिर कितना बज जाएगा? तो मिनट को मिनट में ऐड करना है। ठीक है, इस तरफ आवर वाला मतलब घंटा होगा और इस तरफ मिनट। तो 3 मिनट मतलब 3 को यहाँ पर मत लिखना। ठीक है, सिंगल डिजिट का है तो पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद 3 लिखते हैं। अब इसे ऐड करोगे तो कितना बजेगा बताओ? हाँ, 8:35 38, 8:38। ठीक है, और ये कौन सा टाइम हो जाएगा? पूर्वाह्न हो जाएगा। ठीक है, सुबह का टाइम।
तो ऑप्शन किस में मिला, ए में। आप लोग जो क्वेश्चन पेपर दिया उस पर टिक मत लगाना, ए है बी है, हाँ समझ गए हो, अच्छी बात है। तो जब आप बनाओगे तो ये ध्यान में रखना कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर आ रहा है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन बनाकर लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 62 से है, ठीक है। इसके पहले वाला 61 के पहले वाला आकृति का था, ठीक है, और ये वाला मैथ सेक्शन का है। तो यहाँ पर क्रम है 1 2 3, फिर अगला क्रम है 2 3 4, फिर अगला क्रम है 3 4 5। अब इसके अगले 2 पद क्या होंगे पता करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या किया गया है कि जो पहला पद है, ठीक है, इसको जब दूसरा पद में बदला जा रहा है तो क्या किया, स्टार्टिंग के एक पद को हटाया गया, फर्स्ट डिजिट को हटाया गया और 2 से स्टार्ट किया गया। देखो 2 और 3 है, यहाँ पर जो 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, और 3 के बाद जो अगला अंक आता है उसे यहाँ पर लिख लिया गया। तो अगली बार भी सेम प्रक्रिया, अब इसके शुरू वाले नंबर को छोड़ेंगे और इसके अंतिम 2 अंक को शुरू में लिखेंगे, और ये अंतिम 2 अंक के बाद एक जोड़कर 4 के बाद एक जोड़कर 5 बनाया गया है ना। तो अगला पद में क्या होगा, ये 3 हट जाएगा और स्टार्टिंग होगा 4 और 5 से, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, ठीक। अब अगले पद में 4 हट जाएगा, 5 और 6 लिखाएगा और 6 के बाद क्या आता है 7। तो अगला 2 पद होगा 4 5 6 और 5 6 7। कौन से ऑप्शन में है, सी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दी गई संख्या क्रमों में से कौन सा क्रम आरोही क्रम में है। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को समझो, आरोही क्रम को समझो। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब कोई संख्या बढ़ते क्रम में है मतलब छोटा नंबर शुरू में होगा, फिर उससे बड़ा, 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 तो ये बड़ा होते जा रहा है, ऐसे संख्या को बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक। तो बढ़ते क्रम को ही और बोला जाता है आरोही क्रम, ठीक। अब ये आरोही क्रम पता करने के लिए क्या करना है, ये ऑप्शन को देखो, हर ऑप्शन में सेम ये 3 संख्या को लिया गया है, 1/3, 1/2 और 0.25। यही तीनों संख्या को हर ऑप्शन में लिखा गया है। इतना आ गया समझ में, ठीक। तो ऐसे संख्याओं का आरोही क्रम बताना सरल है। उसके लिए क्या करना है, एक संख्या पहले से ही दशमलव में है, तो बाकी के जो 2 भिन्न संख्या है उसका भी आंसर दशमलव में निकालो, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1/3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो नीचे वाली नंबर से ऊपर में डिवाइड करना। कई लोग 1 छोटा कहकर 1 को इस पर रखकर 1 से डिवाइड करते हैं। तो 3 का टेबल में 1 से छोटा नंबर 0 टाइम में आएगा, यहाँ लिखेंगे 0, माइनस करने पर 1, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0, ठीक है। और 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 3 टाइम, तो क्या मिलेगा 9, फिर माइनस करो 1, ठीक। तो फिर से वापस 0 रखेंगे, फिर 3 टाइम, ओके। ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपको डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट तक बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गया, अब इसे डिवाइड करना बंद कर दो। तो 0.33 हमें मिला 1/3 के बदले में, ठीक। अब और क्या नंबर है, 1/2, तो 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, ठीक है। या फिर आप डिवाइड करके देख लेना, ऐसे ही कर 2 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 1, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, 2 का टेबल में 10, 5 टाइम में, ठीक। तो यहाँ पर 2 से 1 पूरी तरह डिवाइड है 0.5 टाइम में,
तो 1/2 का वैल्यू क्या हो गया 0.5। और एक तीसरी संख्या है 0.25। ठीक है, अब कौन से क्रम में बोला है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे छोटे नंबर को शुरू में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो तीनों में 0 0 है, तो 0 के आधार पर सब इक्वल हो गया। डेसिमल के बाद जाओ, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2। तो 3 5 2 तीनों में कौन छोटा हुआ, 2 वाला, ये वाला नंबर हुआ। तो 0.25 छोटा है। ठीक है, अब इस नंबर से, ठीक है, इस नंबर से छोटा और कौन है, इस नंबर के बाद इसको छोड़कर इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये वाला नंबर है 1/3। ठीक है, तो डेसिमल देखकर हमें इसे लिखना है ना 1/3। अब 3 ही तो संख्या है, तो 2 लिख लिए हैं, तो 3 क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, इससे ये बढ़ा और इससे ये बढ़ा, बढ़ते क्रम में अरेंज हो गया। अब ये वाला कौन से ऑप्शन में है, सी में है। किस में है, सी में। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो, एक बस दिल्ली से 5:36 अपराह्न बजे अमृतसर के लिए चलती है और अगले दिन 7:36 पूर्वाह्न बजे अमृतसर पहुंचती है। उस बस को दिल्ली से अमृतसर तक जाने में कितना समय लगता है। तो ध्यान दो इधर, ठीक है, आप लोग को जो क्वेश्चन दिया उसमें कितना है 5:30 है ना, तो ये 36 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एक बस दिल्ली से कितने बजे चलता है 5:30, कौन से टाइम में, अपराह्न मतलब पीएम है। ठीक है, और पीएम ये दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय होता है। ठीक, तो 5:30 एक बस दिल्ली से चलता है। ठीक, और यह बस चलते चलते अमृतसर पहुंचता है 7:36। कौन से समय में, पूर्वाह्न बोला है। ठीक है, तो पूर्वाह्न मतलब AM, अर्थात सुबह, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय। ठीक है, तो कितना समय लगा, तो देखो ये शाम का समय है, क्योंकि 5:30 एक सुबह का होता है और शाम का होता है। ठीक है, तो PM है, तो ये कौन सा समय का है, शाम का। ठीक है, तो शाम के बाद दिन ढलता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो जैसे ही रात का 12 बजेगा तो आप अगले दिन में प्रवेश कर गए। ठीक है, जैसे रात का 12 बजता है तो हम अगले दिन में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये अगले दिन का समय है, ये उसी समय अगले दिन के रात के 12 बजे में पहुँच गए हो। ठीक, अब 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे होते होते सुबह का 7:36 तक जाना है। तो 12 के बाद जो अगली घड़ी समय है उसे 1 मत लिखो, उसे क्या लिखो 13। ठीक है, 1 को क्या लिखेंगे 13, 2 को 14, ठीक है, 3 को, 4 को, 5 को, और 6 को, 7 को, 19। ठीक, तो यहाँ पर 7:36 है, उसे आपको लिखना है 19:36। अब ये 19:36 में, ठीक, आपको स्टार्टिंग टाइम दिल्ली से चलने का समय कौन था बस का, 5:30। 5:30 को इसमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6, ये 0, और 19 में 5 माइनस कीजिए
14, कितना 14, ठीक। तो ये 14 का मतलब घंटे से है, आवर, और 6 का मतलब मिनट से है, ठीक है। 6 का मतलब मिनट से है। तो दिल्ली से अमृतसर तक पहुंचने में बस को समय लगा 14 घंटा 6 मिनट। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक। किसी व्यक्ति को 1 घंटे काम करने के लिए 15 रुपये मिलते हैं। यदि वह व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। 1 घंटा काम करने पर व्यक्ति को मिलता है 15 रुपया, ठीक है। यदि वह 1 घंटा काम किया तो उसको मिल रहा है 15 रुपया, ठीक। वह कितने दिनों तक काम कर रहा है? 15 कितना दिन है? 5 दिन है। कितना दिन? 5 दिन। 5 दिन तक वह काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 दिन के लिए हम 5 दिन को हम एक एक दिन के टुकड़ा में इसको बांटते हैं। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। 5 दिन हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब ये है पहला दिन, तो पहला दिन में वह कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा, ठीक है। पहला दिन में उसने 8 घंटा काम किया। 1 घंटा के लिए उसको 15 रुपया, तो 8 घंटे के लिए 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, अर्थात एक दिन वह 8 घंटे काम करके 120 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो फिर से अगला दिन भी 120 कमाएगा, तीसरा दिन भी 120, चौथा दिन भी 120 और पांचवा दिन भी 120, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 120 अर्थात 120 है, 120 कितने टाइम से? ये 5 टाइम है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 0 और 12 का टेबल 5 टाइम तो 60, ठीक है। तो 600 रुपये कितने कमाया? 600 रुपया, ठीक। सिंपल इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, देखो 1 घंटे के लिए 15 रुपया और वह काम करता है 8 घंटे, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 दिन तक करता है तो यहाँ पर 5 का भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही हट जाएगा। 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, कितना आ जाएगा? 120, ठीक। अब 120 का 5 से अभी हमने मल्टीप्लाई किया, आया 600, आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर परिमाप, ठीक है। तो परिमाप यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इसका परिमाप दिया है 48 मीटर, ठीक है। परिमाप इसका कितना है? 48 मीटर, ठीक। यदि किसी वर्ग परिमाप 48 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला है भुजा वर्ग, एक फार्मूला है भुजा वर्ग, ठीक। तो सबसे पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा और जो भुजा निकला उसका स्क्वायर निकालो, तो उसका स्क्वायर ही क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। तो इसका भुजा हम निकालेंगे इसके परिमाप से। किससे निकालेंगे? परिमाप। अब ध्यान दीजिए इस चैप्टर को, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो हम एक वर्गाकार आकृति बनाते हैं। ये एक वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार आकृति में क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है, अर्थात इसका ये वाला भुजा जितना है उतना ही भुजा ये है और इस साइड में भी है और इस साइड में है। मतलब वर्ग का चारों भुजा एक बराबर होगा, चारों साइड एक बराबर होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो ये चारों साइड को आपस में जोड़ने पर आया है 48, ठीक है। तो इसका एक साइड कितना होगा वह पता करने के लिए 48 कितने साइड को मिलकर बनाया गया है? 4 साइड। 4 साइड आपस में जुड़ने पर कितना बना है? 48। तो उसका एक साइड कितना है? यदि चारों साइड एक बराबर है और चारों साइड को जोड़कर 48 बनाया गया है,
तो इसका एक साइड कितना है हम बता सकते हैं। अलग अलग साइड रहेगा तो नहीं बता पाओगे। यदि चारों साइड एक बराबर है उसको जोड़ा गया है तो एक साइड कितना था बता सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर 4 साइड है, 4 से डिवाइड करो। 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम में और 8 आया 2 टाइम में, 12 टाइम। तो 12 क्या कहलाएगा इसका साइड। ये पहली भुजा, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, चौथा भी सेम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भुजा, इसी को कहते हैं भुजा। ठीक है, तो भुजा बराबर हमें मिला 12। कितना मिला 12। तो 12 का स्क्वायर करो कितना होता है 144 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ओके, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है 12 मल्टीप्लाई 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 144। ठीक, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का माप स्क्वायर में होता है। किस में होता है स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटर में था है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा आंसर। 80% को 67, 80% को दशमलव में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ओके, अब देखो 80% को हम लिख सकते हैं 80, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। ठीक, तो 80/100 ऑप्शन में लिखा है क्या, कहीं पर नहीं लिखा है, तो ये इसका भी आंसर नहीं है। अब इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यदि 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो ये बन रहा है 8/10। 8/10 दिया है। ठीक है, तो 8/10 दे रखा है ऑप्शन ए में, ये उसका आंसर हो गया। ऑप्शन के अनुसार भी कभी कभी इसको चेंज करना होता है। इसका लोवेस्ट फॉर्म और निकालेंगे हम तो 4/5 हो जाएगा, लेकिन 4/5 ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 68, विभाजन के किसी प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो उस प्रश्न में भाज्य कितना होगा। ठीक है, विभाजन मतलब होता है भाग, भाग के एक प्रश्न में, डिवाइड के एक प्रश्न में। ठीक, भाजक 51 है, तो भाजक 51 है, भागफल 16 और शेषफल 27। ठीक है, तो देखो भाग की प्रक्रिया में हम ये एक लॉन्ग डिवीजन कैसे चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, अब समझना है किसको भागफल बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको शेषफल। ठीक, देखो जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। तो भाजक होता है इस साइड में 51। अब 51 का टेबल आप जितने टाइम पढ़ते हो तो जो नंबर मिलता है उसे बोलते हैं भागफल। तो भागफल क्या है 16, तो 16 यहाँ लिखोगे। ओके, और शेषफल तो अंत में 51 से डिवाइड करने के बाद इससे जो छोटा नंबर बच जाता है, ठीक, वह नंबर कहलाता है शेषफल। तो 27 क्या है शेषफल। ठीक है, तो शेषफल क्या है रिमाइंडर है, और 16 क्या है कोसेंट है, और 51 क्या है डिवाइज़र है। ये क्या है डिवाइज़र। ओके, तो आपको ये वाला नंबर पता करना है। ये नंबर कौन सा है डिविडेंड, अर्थात भाज्य नंबर पता करना है। 51 को कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया जिससे आप 16 तक उसका टेबल पढ़े और 27 बच गया। ठीक, तो आप यहाँ पर पता कर रहे हो भाज्य। क्या पता कर रहे हो भाज्य। ठीक है, डिविडेंड नंबर। तो ये डिविडेंड नंबर जो है हमेशा डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर नंबर होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसी में 27 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 51, तो 1 का टेबल 6 टाइम ये 16 हो जाएगा, एक प्लस छोड़ेंगे
5 6 30, कैरी 3, 5 1 5 और 3 8, 8 करो 6 1 8। अब इस गुणनफल में, दोनों के गुणनफल में 27 को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 13 कैरी 1 4 8, 843 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 69, 1 + 1/10 + 1/100 + 1000 का सरलीकरण दशमलव में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। क्वेश्चन में इसके यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1000 नहीं है, ये 1/1000 है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, देखो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो तरीके हैं। पहला तरीका में हम क्या लिखेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे प्लस 1/10, 1/10 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस 1/100 लिखेंगे, प्लस 1/1000 लिखेंगे, ये ठीक। तो ये 3 फ्रैक्शन में है और एक होल नंबर में है, तो इसको भी बना लो फ्रैक्शन में, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला प्रक्रिया एलसीएम मेथड से निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। कितने लोग इसी प्रकार से निकाल रहे थे। अब देखो इसका सिंपल तरीका क्या है, इस तरीके से मत निकालो। जब नीचे में 10 है, 100 है, 1000 है, तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना, ठीक है। ये 1 को भी हम बचा कर रखते हैं, ये होल नंबर है, ठीक है। इन सब को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन किस में है, देखो डेसिमल में है, ठीक है। 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देखो एकदम आसान है। ऊपर में जो नंबर है ना, और नीचे में 0 है, तो ये ऊपर की नंबर 0 की जगह को लेता है। ऊपर की नंबर 1 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या लिखा है, 1/10, ठीक है। तो ये 1 का स्थान उस जगह पर होगा, दशमलव के 10वें स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। नीचे में 10 है, तो ऊपर में जो अंक है वह 10वें स्थान पर होगा। देखो दशमलव के जस्ट बाद को पढ़ते हैं 10वें, तो 1 के नीचे में 10 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 10वें स्थान पर, और दशमलव के पहले क्या आएगा, 0, ठीक। अब ये वाला देखो, 1 के नीचे में क्या है, 100 है, तो 1 का वैल्यू होगा 100वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 100वें स्थान पर। देखो ये दशमलव हो गया, ये दशमलव, तो दशमलव के जस्ट बाद क्या आता है, 10वें। 1 को आपको लिखना है 100वें जगह में, ठीक है। तो 10वें में क्या रहेगा, 0। 10वें के बाद क्या आता है, 100वें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब ये वाला, ठीक है, 1 को लिखना है 1000वें के जगह में, तो पहले हम दशमलव लेंगे। दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या को क्या बोलते हैं, 10वें। तो 10वें में तो कुछ नहीं लिखना है, तो 0 आएगा। 10वें के बाद क्या आता है, 100वें, वो भी 0 होगा। और 100वें के बाद क्या आता है, 1000वें, तो 1000वें की जगह पर कौन सा होगा, 1, ठीक। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 है। दशमलव के पहले कुछ नहीं, मतलब 0 है। और समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझो, देखो ये 1 है ना, तो 1 जो है पहला 0 के स्थान को ले लेगा, अर्थात पहला 0 को हटा दो और ये 1 को ये पहला 0 के स्थान पर रखो। दूसरा 0 को सेम रखो, तीसरा 0 को भी सेम रखो, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर लिखो दशमलव। दशमलव है, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, मतलब 0। सेम प्रक्रिया यहाँ पर 1 पहला 0 की जगह को ले लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। दूसरा 0 ही रहेगा, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर लिखो दशमलव, और दशमलव के बाद 0। सेम प्रक्रिया, तो 1 यहाँ पर पहला 0 की जगह को ले लेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 जहाँ पर है वहाँ पर दशमलव।
दशमलव के आगे लिखो फिर 0। तो अब इन तीनों को जोड़ दो और फिर 1 को। तो सबसे पहले लिखो ऐसे 1। 1 में दशमलव नहीं है तो बगैर दशमलव वाली नंबर को भी दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है तो इसके पीछे दशमलव रखकर 3 0 लगा दो। ठीक, ये 0.1 है तो पहले दशमलव के सीध में दशमलव संख्या को जोड़ना सीख रहे हो। ठीक, मैंने दशमलव के सीध में दशमलव लगा दिया। दशमलव के पहले क्या है 0, दशमलव के बाद 1 यहाँ रहेगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये नंबर को लिखोगे, ये पहले आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है तो इस जगह पर 1। ठीक, खाली जगह में आप 0 भर सकते हो ताकि डिजिट इधर उधर ना हो, समझने में सिंपल हो। ठीक, अब ऐड करो 1 1 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर 1, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, 30 के गुणक या फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, तो ये गुणक या गुणनखंड, इसके बताना है गुणनखंड, गुणक नहीं, यहाँ पर क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड या गुणक या फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, किसका हमें फैक्टर निकालना है 30 के, किसके निकालना है 30 के। तो जो नंबर 30 को डिवाइड करेगा वह नंबर उसका क्या कहलाता है फैक्टर। इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या चीज़ कि 30 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो कहलाएगा इसका गुणक। तो 1 डिवाइड करेगा, जब भी गुणनखंड पूछा जाएगा तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से नहीं है, 5 से है, जो नंबर 2 और 3 से है वह 6 से, तो ये 2 और 3 से है तो ये 6 से, 7 से। ठीक है, तो 7 के टेबल में नहीं होता है 30, तो 7 को मत लिखो। 8 के में भी नहीं होता है, 9 नो, 10 यस, फिर 11 12 13 14 15 के में होता है। ठीक, और 15 के बाद यह नंबर अपने ही नंबर से होता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है जब भी गुणनखंड पूछा जाएगा तो आपको 1 लिखना है, चाहे किसी का भी पूछे, और जो नंबर जिस नंबर का गुणनखंड बताना है वो नंबर अपने आप को भी लास्ट में डिवाइड करता है। तो 30 का निकालना है तो लास्ट में 30 आएगा ही आएगा और शुरू में 1 आएगा ही आएगा। बाकी बीच वाली संख्या भी भाज्यता के रूल से जांच कर लो या डिवाइड करके पता कर लो। चलिए ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं। ठीक है, तो पहले 1 से हम 10 तक लिखते हैं, तो पहले क्या आता है 10 के पहले क्या आता है 9। ठीक है, तो 9 में 9 एक बार आएगा, 1 से 10 तक लिखेंगे। ठीक है, फिर 11 12 से करते रहेंगे तो 19 में 1 9 आएगा। ठीक, उसके बाद 29 में 1 9 आएगा, है ना। असंख्या को भी लिख देते हैं, 9 में आएगा, फिर 19 में, 29 में, 39 में, 49 में, 59 में और 69 में, 79 है ना, 79 में और 89 में। ठीक, और 90 में भी यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 90 के बाद से 91 से, ठीक है, 91 से 99 तक में 9 आएगा। ओके, तो देखो 91 में, फिर 92 में 9 है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 में तो नहीं है,
तो 9 कितने टाइम आया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 99 में 2 टाइम है, तो टोटल कितने टाइम्स हुआ, 20 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर यह बताइए कि सी और डी कुल मिलाकर ए बी और ई से कितने अधिक प्रश्न हल करते हैं। देखो नीचे में ये जो ए बी सी डी ई दिया है उसका मतलब छात्र है, ठीक। और यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 दिया है, इसका मतलब है हल किए गए प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो देखो आपको छात्रों को 2 कैटेगरी में रखना है, एक में आपको बताना है सी और डी का, और दूसरा में बताना है ए बी और ई का। ठीक, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो सी और डी, छात्र सी और डी, ये जो 2 लोगों का जो अंक है वह ए बी ई इन तीनों छात्रों के अंक से इनका अंक क्या है, अधिक है। तो इन दोनों का अंक इन तीनों बच्चों से कितना अधिक है आपको पता करना है। ठीक है, तो जो अधिक है उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देखो ये सी है तो सी में जाओ, ये सी छात्र मिल गया, तो सी छात्र का कितना अंक है, 14, यहाँ लिख लेंगे 14। और डी छात्र का कितना अंक है, 10 में आ रहा है, हाँ 10 में आ रहा है। ठीक है, इसका कितना है, 10। तो दोनों के अंकों को ऐड कर लेंगे, 24। तो 24 में सी और डी छात्र का अंक शामिल है। अब हमें ए बी और ई इन तीनों के बच्चों के अंकों को मिलाना है। ठीक है, तो ए ने कितना अंक पाया है, 4। ठीक है, ए ने 4, और बी कितना अंक पाया, 8 है, 8। और ई ने कितना पाया, 8, ई ने भी पाया 8। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 20 हुआ, कितना हुआ, 20। तो 20 ए बी और ई। ठीक है, तो इस देखो सी और डी का अंक ज़्यादा हो गया और ए बी ई का कम हो गया। ठीक, तो इसमें यह पूछा था कि ये दोनों बच्चे इन तीनों बच्चों से कितना अंक अधिक पाया है। तो 20 को इसमें माइनस कर दो, कितना आया, 4। दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 30% से कितना अधिक है। 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 35% से कितना अधिक है। देखो क्वेश्चन को समझना है, इसमें क्या बोला है, 240 रुपये का 80%, इतना का एक क्वेश्चन है। फिर 400 रुपये के 35%, ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ निकालना है 240 का मतलब मल्टीप्लाई, 80% का मतलब 80/100, ये था इसका मतलब। और इसी प्रकार से यहाँ पर 400 है, तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे। 400 का मतलब मल्टीप्लाई 35%, तो 35% का बटा 100। ठीक, 1 0 से 100 का 1 0 कैंसिल, फिर ये 1 0 से इधर का 1 0 कैंसिल। ठीक,
तो नीचे में 1 इसका वैल्यू नहीं, हटा दो, 0 को हटा दो, इसको भी हटा दो। अब इसे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। अब इस पर आ जाओ, 100 400 को डिवाइड करेगा 4 टाइम में, ठीक है। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 20 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140, ठीक। अब क्या पूछा है, 240 का 80% मतलब कि 92, और 400 के 35% मतलब 140 कितना अधिक है? तो ये वाला नंबर अधिक है। इस नंबर से ये अब कितना अधिक है, तो 140 को इसमें माइनस करूं तो 250 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, 300 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज से संबंधित है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, ठीक। तो 300 रुपया हो गया मूलधन, मूलधन की जगह में लिखो 300। दर कितना दे रखा है? 6%, तो यहाँ लिखो 6। समय, समय कितना दिया है? 2 सही समय। तो ये मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। 2 का 2 से पहले मल्टीप्लाई 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो समय आ जाएगा 5/2। समय की जगह लिखेंगे 5/2, ओके। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हो। फ्रैक्शन के, ये मेन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर में और फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली नंबर को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख सकते हो और ऊपर वाली नंबर को यहाँ पर। अब बस इसे सॉल्व करना है। 100 डिवाइड करेगा 300 को 3 टाइम में, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर में लिख लेता हूँ 3। नीचे वाली नंबर से ऊपर में डिवाइड करेंगे तो नंबर को ऊपर लिखना है, ये याद रखो, ओके। अब 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम में, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बच गया? मल्टीप्लाई 5, तो तीनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है, 45 रुपया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, क्या क्या पूछा जा सकता है। 45 रुपीज़ आपका ब्याज है, 45 रुपीज़ क्या है? ब्याज है। तो ब्याज कितना होगा बोला, तो 45 रुपीज़ इसका आंसर है। यदि ये पूछ दिया कि उस व्यक्ति को वापस मिलने वाला रुपया कितना होगा, वापस मिलने वाला रुपया कितना होगा, ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा मिश्र धन को। किसको बताना पड़ेगा? मिश्र धन को। तो मिश्र धन क्या होता है? उसने जो शुरू में रुपया दिया अर्थात मूलधन, और मूलधन में ये ब्याज को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है? मिश्र धन, ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्याज पूछा था, यदि मिश्र धन पूछा जाता तो 345 बताते, सिर्फ ब्याज पूछा है तो 45 बताओगे। 75, 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का योग कितना होगा? तो 4 अंकों की अधिकतम, अधिकतम मतलब होता है, तो अधिकतम मतलब होता है बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक। ऐसा लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, और बड़ी सी बड़ी संख्या को हटा दिया, उसके जगह लिख दिया अधिकतम संख्या, ठीक। तो बड़ी सी बड़ी शब्द को हटाकर लिख सकते हैं अधिकतम संख्या, और न्यूनतम मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या। तो इसका मतलब है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है और 4 अंकों की ही छोटी सी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखो, और 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या तो 3 बार
जीरो भरो और एक बार एक। कई कई बच्चों का यहाँ पर मिस्टेक होता है, जीरो लगाना है वो उनको पता है, लेकिन 4 अंकों की छोटी संख्या बोलते हैं तो 4 बार जीरो लगा डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1, तो ये तो 5 अंक हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा इसका योगफल, तो योगफल के लिए दोनों को ऐड करो, 9 9 9 और ये 10। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 76 किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 8192 हो और पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो छोटी संख्या का मान कितना होगा? ये इम्पोर्टेंट है, सुनो। 8192 कैसे बन गया? कोई दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, कोई दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 8192 बन गया। तो ये संख्या कौन सी है और ये संख्या कौन सी है, ये आपको पहले पता करना होगा। तो वह पता करने के लिए देखो दोबारा शब्द दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो। तो मान लो कि पहली संख्या पता नहीं है कौन सा है, तो उसको 1 से मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया पहली संख्या। तो पहली संख्या जितना है उसका 2 गुना दूसरा होगा। तो पहला जो भी संख्या उसका 2 गुना बताने के लिए इसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, देखो x यहाँ पर है और मल्टीप्लाई 2x इस पार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का तो 2 रहेगा, x का x से मल्टीप्लाई होने पर ये बनता है x स्क्वायर और ये 8192। अब इसके आगे क्या करना है, अभी ये x स्क्वायर का वैल्यू पता करने के लिए x स्क्वायर का जो गुणांक है 2, इस नंबर को इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस नंबर में हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 4096। ठीक, अब ये किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से इसका स्क्वायर को हटा सकते हैं, इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ का अंडर रूट बन जाएगा। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 4096 लिखेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे 2 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 40। जो भी नंबर रखेंगे उसका टेबल उतने ही टाइम पढ़ेंगे। तो 5 लेते हैं तो 5 स्क्वायर 25, 6 लेते हैं तो 36, 7 लेते हैं तो 49। तो 7 से 7 लेने पर 49 बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, 6। तो जो नंबर लोगे उसका स्क्वायर इसके नीचे, तो 6 6 जा 36, 6 टाइम। यहाँ पर भी 6, इस तरफ प्लस हो जाएगा 12। ओके, माइनस करेंगे 40 में 36 माइनस 4 और पूरा पेयर नीचे। अब ये 12, तो 12 के पीछे ये लास्ट पेयर था। ठीक है, ये लास्ट पेयर है और ये पेयर के लास्ट में क्या है, 6। तो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, एक 4 का स्क्वायर में 16 लास्ट में 6 आया और एक 6 स्क्वायर 36 इसके लास्ट में 6 आया। तो 12 के पीछे 4 रखकर 4 से मल्टीप्लाई करोगे या 12 के पीछे 6 लेकर 6 से, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 और 1 9, 4 1 जा 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 4। तो x का वैल्यू क्या मिला, 64। ठीक, तो हमने संख्या को क्या माना था, x, तो x का मतलब क्या आया, 64। अब यहाँ पर 2x है ना, तो इसका मतलब 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का टेबल 4 टाइम 8 और 2 का टेबल 6 टाइम 12। ठीक, अभी भी आंसर नहीं निकला है, क्वेश्चन को अब समझो। तो पहली संख्या मिला 64 और दूसरी संख्या मिला 128।
क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो छोटी संख्या का मान कितना होगा। छोटी संख्या को पूछा गया था, तो दोनों में छोटा कौन है, 64 डी में है। इतना सारा बनाने के बाद भी क्वेश्चन क्या पूछा था वो ध्यान रखना था, ठीक है। छोटी संख्या को पूछा था तो कौन है, 64। 77 30 36 और 90 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अंतर कितना होगा। तो इसका निकालना है महत्तम और इन्हीं तीनों का भी निकालना है लघुत्तम। सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं महत्तम समापवर्तक। तो बड़ी संख्या है 90, तीनों में जो बड़ा है उसे लिखोगे और छोटा नंबर से डिवाइड करोगे। तो छोटा कौन है, 30। यदि 30 ने इसको डिवाइड कर दिया तो 30 इसका महत्तम समापवर्तक डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकला 30, ठीक। अब 30 और बचा हुआ संख्या का निकालोगे तो बची हुई संख्या क्या है, 36। अब इन दोनों का निकालेंगे तो 30 बन जा 30, माइनस करो 6। इस नंबर से जैसे ही छोटा हुआ तो ये डिवाइजर नंबर को इस पर लाना है। अब 6 के टेबल में 30 होता है, ओके। तो फाइनली महत्तम समापवर्तक संख्या कौन सा बना, 6। महत्तम समापवर्तक आया 6। अब हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। 30 36 और 90 का। 30 यहाँ पर 90 को डिवाइड कर रहा है तो 30 को आप हटा भी सकते हो। आप दोनों को डिवाइड करने वाली छोटी या कोई बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। चलो छोटा लेने पर ये 18 और ये 45। फिर दोनों 3 से डिवाइड हैं, ये 6 टाइम में और ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 टाइम में। फिर दोनों 3 से डिवाइड हैं 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10 का 3 से मल्टीप्लाई 30 का 3 से मल्टीप्लाई 90 का 2 से मल्टीप्लाई 180। अभी भी आंसर नहीं निकला है। पूछा क्या गया था, पहले महत्तम समापवर्तक निकाले, अब लघुत्तम समापवर्तक निकाले तो कितना आया, 180। अब क्या पूछा है, दोनों का अंतर कितना होगा पूछा है। तो अंतर का मतलब है माइनस करना, ठीक है। तो दोनों में कौन बड़ा है, 180। इसमें 6 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में 6 माइनस 4, ये बन जाएगा 7। ये ऑप्शन किसमें है, डी। 78 सरलीकरण। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे 10 प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम में, फिर माइनस 3 इंटू 2। इसे भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस के बाद में है। प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम में, मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, ओके। डिवाइड के बाद किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर, ठीक। तो देखो ये माइनस के बाद में है, इसको भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। फिर ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस 4, ठीक। अब देखो एक 4 जो है प्लस का है और एक 4 जो है माइनस का है, ठीक है। तो एक ही नंबर का 2 अलग अलग चिन्ह होने पर, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाता है, अर्थात 0 आ जाएगा। देखो 4 माइनस 4 करने पर क्या आएगा, 0 आता है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर 4 के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, प्लस। और वही चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 0 और 12 में 6 माइनस 6, तो ऑप्शन सी सही है। 79 अंक 1 0 3 4 और 5 का प्रयोग कर बन सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। विषम संख्या बोला है, ठीक है। तो विषम संख्या का पहचान क्या है, अंतिम अंक 1 होगा या फिर 3 होगा। 3 5 7 9,
इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक लास्ट में होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या लिखना है। ओके, तो विषम संख्या बनाने के लिए जब छोटी विषम संख्या हम बनाएंगे, एक काम करो, यहाँ पर छोटी विषम संख्या बनाना है तो विषम को अभी भूल जाओ, इसको छोटे संख्या क्रम में अरेंज करो। तो सबसे छोटा क्या है? 1, फिर 0, 3, 4, 5। सिर्फ अंकों को रख देने से ही हो जा रहा है, ठीक है, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोला है? सबसे छोटी विषम संख्या बोला है, तो 5 लास्ट में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, तो इससे क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, ठीक है। मतलब ये अंकों को ही आपस में सेम रख देना था, अरेंज कर देना था, बन जा रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ए में। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर आकार के फर्श पर 15 सेंटीमीटर आकार के वर्गाकार के कितने टाइल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? इसमें ध्यान देना, देखो यहाँ पर जो फर्श है उसका आकार अलग अलग है, मतलब ये आयताकार है। ये कौन सा आकार है? आयताकार। आयताकार आकृति में उसके 2 विमा होते हैं, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। 4.5 बड़ा है इसलिए ये लंबाई है, और ये छोटा इसलिए क्या है? चौड़ाई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो हो गया फर्श। अब 15 सेंटीमीटर आकार के वर्गाकार कितने टाइल्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? ओके, तो देखो, एक आयताकार क्या है? फर्श है, जिसकी लंबाई है 4.5, चौड़ाई है 3.6। अब इसके अंदर में आपको क्या लगाना है? टाइल्स। तो एक टाइल्स ऐसे लगाते हो तो ये टाइल्स क्या है? वर्गाकार है, ठीक है। अर्थात ये इसका 15 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग में तो चारों तरफ एक बराबर होता है, ठीक। ये वाला आपका मीटर में है और इस पर जो टाइल्स लग रहा है उसकी माप सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को सेंटीमीटर में, ये पहले काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये आयताकार आकृति है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालोगे और नीचे में वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे। फिर वर्ग के क्षेत्रफल से आयत के क्षेत्रफल में भाग करोगे तो ये आयताकार फर्श में कितना टाइल्स लगेगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है 4.5 मीटर। तो दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद एक अंक था तो 10 नीचे में लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये क्या है? 3.6 है, तो इसको पूरा 36 लिख दो। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लिखकर 1 जीरो रखना है, ठीक। अब इसे वापस सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। 45 यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक। तो एक तरफ फ्रैक्शन है, एक तरफ होल नंबर है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये ऊपर का हिस्सा होता है, अर्थात 100 का मल्टीप्लाई 45 से करोगे, ठीक। आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर ये 4.5 है, ये क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को मीटर में था उसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई किससे साथ करते हैं? चौड़ाई के साथ। तो चौड़ाई कितना है?
36/10। तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसके साथ इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के टेबल में 100 आएगा 10 टाइम में, 10 के टेबल में 100 आएगा 10 टाइम में। 45 इंटू 10 करने पर 450 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 36 का 10 से मल्टीप्लाई करने पर 360, ये चेंज हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये ऊपर में आयत का क्षेत्रफल, अब नीचे में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा वर्ग। देखो वर्गाकार जो टाइल्स है उसकी एक भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 15 गुणा 15। भुजा वर्ग मतलब क्या है? 15 इंटू 15, 2 बार लिख दो। ठीक है, तो एक 15 इसको डिवाइड करेगा, 15 45 को कितने बार में डिवाइड करेगा? 3 बार में। ठीक है, तो 3 और ये 0 इसके पीछे मल्टीप्लाई। 15 इसको भी डिवाइड करेगा क्या? ठीक है, 360 मल्टीप्लाई 15, 30 आ जाएगा 2 बार में, हाँ, और ये 4 बार में, 24 टाइम में। कितने टाइम में? 24। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 0 टाइम ये हो जाएगा 12, 1 प्लस जोड़ो 0 और ये 6, तो 0 2 7 720 है, ऑप्शन ए में है। ठीक है।